वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप की स्थिति क्या थी। पोस्ट वॉर कंडीशंस इन यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से कहीं अधिक विनाशकारी था। लगभग 6 करोड़ नागरिक मारे गए। नाजियों ने सुनियोजित नरसंहार में 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी। लाखों लोग बेघर और शरणार्थी बन गए। युद्ध ने कारखानों और कृषि भूमि को नष्ट कर दिया था। वारसा, कीव, टोक्यो और बर्लिन जैसे महान शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिष्ठा रखने वाले ब्रिटेन और फ्रांस की साख बुरी तरह गिर गई थी। युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही थी, जहां भोजन और कच्चे माल की कमी थी। बेरोजगारी की दर भी बहुत अधिक थी। युद्धोत्तर भौतिक परिस्थितियों ने पूंजीवादी देशों के मुक्त बाजार दृष्टिकोण को चुनौती दी। कई यूरोपीय देश सामाजिक कल्याणकारी राज्य बन गए और अपने नागरिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। सत्ताधारी सरकारों के उपायों से असंतुष्ट व्यवस्थित जनता समाजवादी आंदोलनों का समर्थन करने लगी। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रीस और तुर्की में देखी गई, जहां साम्यवादी आंदोलन सक्रिय था। सोवियत संघ ने वामपंथी दलों और आंदोलनों का समर्थन किया। 1948 तक सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों, विशेष रूप से रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी में वामपंथी सरकारें स्थापित कर ली थी। युगोस्लावाकिया में हुए चुनावों के परिणाम स्वरूप टीटो के नेतृत्व में एक साम्यवादी राज्य का गठन हो चुका था। जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की पकड़ मजबूत होती गई, अमेरिकी और ब्रिटिश पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभावित दलों के सत्ता में आने के खतरे को लेकर चिंतित होने लगे। इस वर्ल्ड मैप में हम ये देखते हैं कि कैसे दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। जो नीला क्षेत्र है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूंजीवाद से प्रभावित था, और जो पीला क्षेत्र है वो यूएसएसआर समाजवाद से प्रभावित था। इमर्जेंस ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड। जर्मनी की पराजय के बाद जुलाई 1945 में स्टालिन, ट्रूमैन और चर्चिल, बाद में क्लेमेंट एटली द्वारा प्रतिस्थापित, ने बर्लिन के पास पोट्सडैम में जर्मनी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। बैठक के दौरान ट्रूमैन ने चर्चिल को परमाणु बम के आविष्कार के बारे में जानकारी दी। सम्मेलन के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। जापानी शहरों पर बमबारी के बाद जापानी सम्राट हिरोहितो ने अपने देश के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। सोवियत संघ को सूचित किए बिना जापान पर बमबारी करने के इस कृत्य ने देशों के बीच राजनयिक तनाव पैदा कर दिया। सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु बम का निर्माण किया। इसी बीच विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। 22 फरवरी 1946 को मॉस्को में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जॉर्ज कैनन ने विदेश विभाग को 8,000 शब्दों का एक टेलीग्राम भेजा, जिसे लॉन्ग टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है।
इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोवियत संघ पूंजीवादी दुनिया के साथ दीर्घकालिक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावना नहीं देखता है और सुझाव दिया कि सबसे अच्छी रणनीति विश्व भर के साम्यवादी विस्तार को नियंत्रित करना है। मार्च 1946 में मिसौरी के फुलटन में बोलने के लिए बुलाए गए चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के इलाके में कम्युनिस्ट सरकारें बनाने के सोवियत एक्शन की बुराई की। उन्होंने कहा, बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक के ट्राइस्टे तक पूरे कॉन्टिनेंट पर एक आयरन कार्टन गिर गया है। उन्होंने एक वेस्टर्न अलायंस बनाने की अपील की जो कम्युनिज्म के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। चर्चिल के भाषण को कोल्ड वॉर की शुरुआत का संकेत माना जाता है। स्टालिन ने चर्चिल की आलोचना युद्ध को बढ़ावा देने वाला कहकर की। चर्चिल ने आयरन कार्टन भाषण के बाद यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत करना जारी रखा। 1947 के आखिर तक चेकोस्लोवाकिया को छोड़कर बाकी इलाका कम्युनिस्ट शासन के तहत आ गया था। ये कुछ तस्वीर है जिसमें चर्चिल एट फुलटन में भाषण दे रहे हैं। ये जॉर्ज केनान की तस्वीर है और बर्लिन ब्लॉकेड के समय एयरलिफ्ट से किस प्रकार सहायता पहुंचाई जाती है, इसकी तस्वीर है। द बर्लिन ब्लॉकेड एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। याल्टा और पॉट्सडैम सम्मेलन के समझौते के अनुसार जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन थी, को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अमेरिकी क्षेत्र, ब्रिटेन क्षेत्र, फ्रांसीसी क्षेत्र और सोवियत संघ क्षेत्र। 1948 की शुरुआत तक तीनों पश्चिमी क्षेत्रों को मिला दिया गया और मार्शल योजना के तहत इन क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि और विकास हुआ। सोवियत संघ ने इसके जवाब में पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जर्मनी के बीच संचार पर दबाव डाला। जून 1948 में रूसियों ने पश्चिम बर्लिन और पश्चिम जर्मनी के बीच सभी सड़क और रेल यातायात रोक दिया। पश्चिमी शक्तियों ने बर्लिन से हवाई संपर्क बनाए रखने का निर्णय लिया। लगभग 11 महीनों तक पश्चिम बर्लिन को हवाई मार्ग से आपूर्ति की गई और भारी लागत पर बड़ी मात्रा में आपूर्ति हवाई मार्ग से भेजी गई। मई 1949 में सोवियत संघ ने सड़क यातायात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया और संकट समाप्त हो गया। पश्चिमी शक्तियों ने अगस्त 1949 में संघीय गणराज्य जर्मनी एफआरजी, जिसे आमतौर पर पश्चिम जर्मनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की और सोवियत संघ ने अक्टूबर 1949 में जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जीडीआर, जिसे आमतौर पर पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। यदि जर्मनी का विभाजन शीत युद्ध की वास्तविक शुरुआत थी, तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के अंत का संकेत था। इस मैप में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जर्मनी 4 भागों में बट गया था। ये जो हरा वाला क्षेत्र है वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और जो नीला क्षेत्र है वो फ्रांस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और पीला क्षेत्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और बाकी का बचा हुआ पूरा रेड वाला जो एरिया है वो यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और बर्लिन ब्लॉकेड जब था
तो किस प्रकार यूनाइटेड किंगडम से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एयरलिफ्ट के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती थी, ये भी दिखाया गया है। धन्यवाद।